नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर आज एक नया टॉपिक अपन शुरू करते हैं जो है अफवाह तंत्र। यानी कि अफवाह तंत्र के अंदर आप लोगों के क्या क्या चीजें आएंगी। अफवाह तंत्र में आप लोगों के सारी नदियां आती हैं और झीलें आती हैं। झीलें भी एक तरीके से अफवाह तंत्र का ही हिस्सा है, इस चीज को ध्यान रखना। अब देखो इसके अंदर अपन जो है किस तरीके से पढ़ने वाले हैं इस अफवाह तंत्र को। इस अफवाह तंत्र को अपन पढ़ेंगे 5 भागों में। ठीक है, अपन अफवाह तंत्र को, ये अफवाह तंत्र इसको 5 भागों में पढ़ेंगे। नंबर 1 अपन पढ़ेंगे, जो आज पढ़ लेंगे अपन, आंतरिक अफवाह। क्या पढ़ेंगे? आंतरिक अफवाह। एक एक चीज समझाऊंगा, चिंता मत करना। नंबर 2 अपन पढ़ेंगे अरब सागरीय अफवाह। ठीक है। नंबर 3 पढ़ने वाले हैं अपन बंगाल की खाड़ी की। अच्छा, कंफर्मेशन बताओ, आवाज बराबर आ रही है कि नहीं? बोल गया। देखो मेरे टारगेट ये रहता है कि हाँ, बच्चों को बढ़िया तरीके से क्लास करवानी है, क्योंकि राजस्थान के लाखों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं यहाँ से नियमित। तो दिमाग में सीधी वही थॉट आती है, बातें ही नहीं की आज तो मतलब सीधी शुरू कर दी। आवाज बराबर है कि नहीं टावरा है? रेडी रेड है? यस सर, यस सर, ओके ओके, ठीक है, ठीक। चलो फिर आती है अपने बंगाल की खाड़ी का अफवाह। नंबर 4 पे आती है, नंबर 4 पे अपन पढ़ेंगे खारे पानी की झीलें। और नंबर 5 पे पढ़ेंगे अपन मीठे पानी की झीलें। लगभग लगभग 7-8 क्लास का मैटर है। ज्यादा मतलब बड़ी क्लास भी अपन लेंगे तो भी 5-6 क्लास तो हो ही जाएगी। ठीक है, खारे पानी की मीठे पानी की झील करके ऐसे हो जाएगी। तो आंतरिक अफवाह मैं आप लोगों को यूट्यूब पे करवा दूंगा। बाकी जो है आप लोग अपने पेड कोर्स से पढ़ लेना। ये बाकी चीजें सही भी नहीं लगे। नहीं क्या गुरु जी, आप मतलब ये मत क्या करो। करेंगे अपन भी, लॉन्च करें क्या पेड कोर्स? नहीं करते हैं, चलो यहीं पे पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो ये मैं यूट्यूब पे करवाऊंगा, बाकी सारे भी यूट्यूब पे करवाऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, अब देखो समझ लेते हैं कि भाई चीजें क्या कैसे होती है। ठीक है, चीजें क्या कैसे होती है। अब मैं मतलब मुझे ये लगता है, मैं मतलब कह भी दूं ना आप लोगों को कि पेड कोर्स, तो आप लोग ज्यादा सीरियसली लोगे नहीं। ठीक है, आप लोगों के एग्जाम तक तो, जिनके ग्रेड 3, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड 2026 वाले होने वाले, तब तक तो मैं अभी तक भी पेड कोर्स लॉन्च करने के मूड में नहीं हूं। यानी कि लगभग साल भर आप मान सकते हो कि हाँ, तब तक तो अपने लगभग 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे। राजस्थान के अंदर कोई चैनल ऐसा नहीं होगा जिसके पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने जा रहे हो और जिसका पेड कोर्स नहीं आता, अपने जीजीडी को छोड़कर। ठीक है, ये नॉट रेस्पॉन्डिंग क्यों आ रहा है आप लोगों के? देखो किसकी नजर लगी रहे। ये नक्शा मैं ले रहा हूं, चलिए इसको शामिल करेंगे, इसको आज लेकर रहेंगे, इसको शामिल करके और फिर आप लोगों को बढ़िया तरीके से अफवाह समझाता हूं। अब राजस्थान करंट अफेयर्स का जो कह रहे हैं, आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स पे ही काम चल रहा है। मैं आप लोगों को चलिए एक सूचना दे देता हूं इस बहाने, थोड़ा सा साथ दे दे। तू जरा साथ दे तो और बात है, पूरी धरा साथ दे तो और बात है। चलने को तो चल सकते हैं एक पैर पे भी। हाँ, होगोगे? वो कह रही हो कि मैप डैमेज होगा। हाँ चलिए, मैं आप लोगों को एक सूचना दे रहा था, आप लोगों के लिए जिनके वरिष्ठ अध्यापक का एग्जाम है सितंबर में, और जिनके आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का भी एग्जाम है, तो आप लोगों के लिए एक शानदार एमसीक्यू की बुक जो है अपन करंट अफेयर्स की। ठीक है, किसकी? करंट अफेयर्स की जो है एमसीक्यू, मंथ वाइज एमसीक्यू की बुक जो है, लास्ट फाइनल काम चल रहा है, प्रूफ रीडिंग चल रही है, ये हम आप लोगों को देने वाले हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का पूछ रहे थे और करंट अफेयर्स के आप लोगों के सेशन भी लगाएंगे, चिंता मत करो। अब बताओ, इसके अंदर, इस बुक के अंदर फैक्ट भी जोड़े हैं क्या अपन? 6 महीने के विचार है हमारा। आप लोगों को पता है, गुरु जी कर चुके होंगे, खाली मजे ले रहे हैं। तो चलिए, ये एमसीक्यू बुक के साथ में जो है 6 महीने के, किसके लास्ट जो है आप लोगों के 6 महीने के फैक्ट्स भी आप लोगों को जोड़ कर देंगे, वन लाइनर फैक्ट्स जोड़ देंगे,
जिससे आप लोगों के और बढ़िया रिवीजन होगी। ये एमसीक्यू बुक जो आएगी ये आप लोगों की पूरी पूरी व्याख्या के साथ आएगी। कैसी आएगी? व्याख्या सहित और व्याख्या भी तगड़ी। ठीक है, व्याख्या सहित और व्याख्या भी तगड़ी। अब इसमें मैं आप लोगों को ये जो देने वाला हूं ना, ये 12 महीने के देने वाला हूं। अब जैसे कि अपने टेस्ट सीरीज जो आप लोगों ने जैसे 2024 वाली भी प्रैक्टिस किया होगा, लेकिन अब वो उसकी वैलिडिटी पूरी हो गई तो हट गई है, तो लास्ट 6 महीने के यानी कि जुलाई से जुलाई आपको दे देंगे, जुलाई से जुलाई तक की आप लोगों को दे देंगे 12 महीने की पूरी एमसीक्यू और 6 महीने के उसी के अंदर फैक्ट्स जोड़कर दे देंगे। राजस्थान करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आप लोगों के ये सुविधा। इसके अलावा आप लोगों के इसी पर आधारित क्लासेस भी लगाएंगे, सस्ती पड़ेगी। मॉडल पेपर भी अभी आप लोगों को पता है लॉन्च किए जो वरिष्ठ अध्यापक के, मैंने वीडियो नहीं बनाया, कल बनाऊंगा। मात्र 90 रुपए के अंदर मॉडल पेपर लॉन्च किए हैं आपके ऑफलाइन वरिष्ठ अध्यापक, और मात्र 120 में है चतुर्थ श्रेणी के, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी में थोड़े से पेज ज्यादा है। ठीक है ना, उसमें 120 क्वेश्चन है, उसमें 100 ही है, तो विद ओएमआर और विद एक्सप्लेनेशन मात्र इसमें ही है। मार्जिन हमारा कुछ नहीं रखा है हमने, और सिर्फ आप लोगों के लिए ताकि आप प्रैक्टिस कर लो, और ये भी इसी आधार पे निकालेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, ठीक टाप, अब समझ गए। अब चलते हैं आगे। अब करंट अफेयर्स की आप लोगों की चिंता खत्म कर दी, और मोस्ट ऑफ जहां तक इसका मैं कह सकता हूं कि जैसे 10 प्रश्न बनने हैं, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट किताब आएगी ये, और 10 प्रश्न बनने तो उसमें से आप लोगों के 8 से 9 प्रश्न इसमें से कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब वापस से नक्शा लें क्या, बताओ। पेन ड्राइव जो है रीअटैच करते हैं, फिर आ जाएगा। आजा भाई, नाटक मत करे, शाबाश। देखो इसमें समझने वाली चीज क्या है वो समझो। इसमें समझना यह है कि यहां क्या है ए और ये है बी, यानी कि ये तो है आप लोगों के अरब सागर, अरब सागर। ठीक है, और ये है आप लोगों के बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अब देखो पानी है, नदी में क्या है पानी, तो पानी किसी न किसी तरफ चलेगा। अब यहाँ पे अपने ये पड़ती है, ये क्षेत्र जो पड़ता है अपने, ये अरावली हिल्स है। ये क्या है? ये आप लोगों के अरावली हिल्स है। अब अरावली हिल्स से कुछ नदियां आप लोगों को पता है इस तरफ जाएगी, कुछ नदियां इस तरफ पानी ले जाएगी, और कुछ नदियां इस तरफ पानी ले जाती है। इसीलिए इसको कहा जाता है महान विभाजक जल रेखा, अरावली को। ठीक है, अब इधर वाली नदियां जो है अपना जल यमुना में और फिर गंगा में, और गंगा आती है बंगाल की खाड़ी के अंदर। तो यहां पे जो जल ले जाएगी और अपना जल किसी न किसी नदी में मिलकर बंगाल की खाड़ी तक पहुंचा देगी, वो नदियां कहलाएगी बंगाल की खाड़ी के अपवा वाली नदियां। और ये वाली जो नदियां हैं ये देखो दो जगह जाएगी, एक तो जाएगी यहाँ पे कच्छ का रण है, एक तो कच्छ का रण है, और एक खंबात की खाड़ी है। ये क्या है? खंबात की खाड़ी। लेकिन चाहे इन दोनों में से किसी में भी, चाहे ये अरब सागर का ही हिस्सा है तो ये कहलाएगी अरब सागरीय नदियां। लेकिन कुछ नदियां ऐसी भी होती है जो अपना जल इन दोनों ही सागरों तक, इन दोनों ही सागर के दोनों भाग तक नहीं ले जाती है, जो वहीं पे अंदर कहीं ना कहीं या तो किसी झील में विलुप्त हो जाती है, या फिर वो कहीं ना कहीं अपना जल जो है मैदान में सूख जाता है, या इस तरीके से होती है। तो वहां पे वो नदियां जो कहलाएगी वो आंतरिक अपवा की नदियां कहलाती है। यानी कि वे नदियां जो किसी भी समुद्र तक अपनी जल राशि नहीं पहुंचा पाती, वो आंतरिक अपवा की नदियां हैं। ठीक है, इन्हीं को रुंडित नदियां भी बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? रुंडित नदियां भी बोला जाता है। इसलिए अपन पढ़ते हैं कि घग्गर को रुंडित नदी कह दिया, बाण गंगा को रुंडित कह दिया। तो रुंडित नदी इन्हें कहा जाता है जो आंतरिक अपवा की नदियां होती है। आगे बात समझ में? तो ये अपवा तंत्र आप लोगों को इस तरीके से ध्यान रखना है। अब अपवा क्या होता है? अपवा तंत्र क्या होता है? देखो आप लोगों को बार बार कुछ शब्द पढ़ने को मिलेंगे इस टॉपिक में। एक तो पढ़ने को मिलेगा अपवाह तंत्र, ठीक है, एक तो अपवाह, एक जल ग्रहण क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र ये पढ़ने को मिलेगा, एक बेसिन क्षेत्र ये पढ़ने को मिलेगा। तो बेसिन कहो या अपवा कहो एक ही बात होती है। और अपवा क्या है कि एक नदी है और उसमें बहुत सारी नदियां आकर अपना जल ला रही है, मिला रही है। ठीक है, बहुत सारी नदियां जल मिला रही है, तो वो सारी सहायक नदियां जो है उस अपवा तंत्र को बनाती है। जैसे अपने पूरा शरीर के अंदर भी देखो कोशिका तंत्र होता है, एक नस से कई सारी नसें अटैच होती है, वैसे ही ये भी एक तंत्र का निर्माण करती है, वो अपवा तंत्र है। जल ग्रहण क्षेत्र क्या है कि एक नदी है, अब उसमें कहां से आकर पानी मिल रहा है। मान लो कोई नदी इस पहाड़ से निकल रही है, कोई इस पहाड़ से निकल रही है, और वो पूरा क्षेत्र, वो पूरा अपवा तंत्र में तो होती है नदियां और उसकी सहायक नदियां,
लेकिन वो नदियां कहां से जल ला रही है, कौन सी पहाड़ी से आ रही है, कौन से क्षेत्र से ला रही है, वो पूरा ही क्षेत्र उसका जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है कि जल कहां से ग्रहण हो रहा है, वो क्या कहलाता है, जल ग्रहण क्षेत्र। और बेसिन और अपवा एक ही चीज है, बेसिन और अपवा एक ही चीज है। ये चीजें सब शब्द पहले समझ में आ गए तो क्लास बहुत इजी हो जाती है। ये भी समझ में आ गया आपको अरब सागरीय अपवा क्या होता है, बंगाल की खाड़ी का अपवा क्या होता है। आगे बात समझ, फिर बढ़ते हैं अब आगे। देखो अब अपवा तंत्र क्या है, देखो नदियों और सहायक नदियों से बड़ा प्रारूप या तंत्र जो है वो अपवा तंत्र कहलाता है। और जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है, जिन क्षेत्रों से नदी अपना जल बहाकर लाती है। मान लो कोई ला रही है सेवर की पहाड़ियों से ला रही है, कोई नाग पहाड़ी से ला रही है, ठीक है, तो वो पहाड़ी और उसका क्षेत्र पूरा का पूरा भौगोलिक क्षेत्र जो आता है वो जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो हो सकता है बाय द वे एग्जामिनर ऐसे भी प्रश्न पूछ ले तो आप लोग सही करके आओगे, ठीक है। अब देखो जल की दृष्टि से, ठीक है, राजस्थान में देश का उपलब्ध सतही जल कितना है, क्या पूछा है, सतही जल कितना है। सतही जल और भूमिगत जल अलग होता है। सतही जल जो नदियों के रूप में बह रहा है, ऊपर बह रहा है, तो वो कितना परसेंट है, तो राजस्थान के अंदर 1.16% है। और इसमें भी ध्यान रखना, इसमें भी सर्वाधिक यदि पूछे कि सर्वाधिक किसके अंदर है, तो सर्वाधिक सतही जल राजस्थान के अंदर चंबल नदी में है। कहां है, चंबल नदी के अंदर सर्वाधिक सतही जल है। सर्वाधिक सतही जल कहां है, चंबल नदी में। और राजस्थान में अपने को ध्यान रखना 1.16% है। ये सीधा सीधा पूछा जाने वाला सवाल है, ठीक है। ठीक था, देखो राजस्थान में कुल जलग्रहण क्षेत्र कितने, जलग्रहण क्षेत्र बता दिए तो अब आप लोगों के लिए क्या आसान हो जाएगी चीजें, क्या हाँ ये है, नहीं तो एक तो डायरेक्ट रट्टा मारना है। चाहे आप अपनी मेरी भी किताब पढ़ रहे हो तो भी उसमें लिखा हुआ है जलग्रहण क्षेत्र कितने, डायरेक्ट रट्टा मारोगे, है ना। तो यहाँ पे अब ध्यान रखना है जलग्रहण क्षेत्र कितने हैं, 16 है। और इनके उप जलग्रहण क्षेत्र जो है वो कुल मिला के अपने 58 है, ठीक है ना। 16 है और ये 58 है। अब राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है, सबसे ज्यादा नदियां कौन से संभाग में है, तो अपने याद रखना कोटा संभाग। किसके अंदर है, कोटा संभाग के अंदर, कोटा संभाग, ठीक है। अब देखो राजस्थान में सबसे अधिक नदियों वाला जिला, जिला पूछे तो चित्तौड़गढ़, जिला पूछे तो चित्तौड़गढ़। तो ये बेसिक जानकारियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और ये ध्यान में रखनी ही पड़ेगी क्योंकि ये सीधे सीधे बनने वाले सवाल है, ये मक्खन सवाल है, डायरेक्ट पूछे एग्जामिनर, ठीक है भाई। देखो आप लोग ध्यान से देख लो क्लास, आप लोग नहीं देखोगे तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर चोरी चुप के कानी आंख से देख रहा होगा, बना देगा सवाल जहां पे मैं कहूंगा ये खतरनाक है वो बना देगा, फिर बाद में मत कहना गुरुजी आपने पढ़ाया तो था लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि ये कमेंट बहुत ज्यादा आते हैं मेरे पास, जो थोड़ी सी लापरवाही कर लेते हैं बच्चे। सर्वाधिक नदियों का उद्गम उदयपुर से होता है, बिल्कुल सही है। अब देखो राजस्थान के वे जिले जहां एक भी नदी नहीं बहती, नदी नाम की कोई चीज नहीं है, वो राजस्थान के पहले 2 जिले थे, अब है एक और जुड़ गया। तो पहले कौन कौन से थे, एक तो था बीकानेर, एक था चूरू, और अब एक और जिला जुड़ गया है फलोदी, ठीक है। अब 3 जिले हैं जिनके अंदर कोई भी नदी नहीं बहती है। राजस्थान की 12 नदियां कौन सी है, 12 का मतलब है पूरे साल बहेगी, पूरे साल बहने वाली नदियां कौन सी है, एक तो आप लोगों के चंबल ही है, ठीक है, एक माही है, ये भी पूरे साल बहती है, ठीक है। ये 2 ध्यान में रखो, अभी तो अपने 2 ध्यान में रखो, इनकी प्रकृति ऐसी है कि ये सदाबहार नित्य वाहिनी नदियां कहलाती है, ठीक है ना, ये नित्य वाहिनी कहलाती है। बनास भी इसमें लिख सकते हैं अपन, लेकिन चंबल और माही मोस्ट है, आप चाहो तो बनास भी लिख सकते हो क्योंकि बनास में भी लगभग पानी रहता ही है पूरे साल, ठीक है। राज्य जल नीति की शुरुआत कब हुई है, देखो राज्य जल नीति अलग है और भूजल नीति अलग है। तो राज्य जल नीति पूछे आप लोगों को तो 1999 में इसकी शुरुआत हुई है, और भूजल नीति पूछे तो भूजल नीति में ध्यान रखना 18 फरवरी 2010, ठीक है। अब क्या अंतर है, राज्य जल नीति के अंतर्गत तो सभी आ गया, सभी पानी, सतही जल भी आ गया। भूजल नीति जो जमीन के अंदर पानी है वो वाला, ठीक है, भूजल के जमीन के अंदर जो पानी है वो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है।
केंद्र सरकार द्वारा स्थापित राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो ये की है भैया आप लोगों के 1950 के अंदर। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि 1955 में राज्य को इसका प्रशासन सौंप दिया, राज्य को सौंप दिया। ठीक है टावरों, ये बेसिक चीजें हैं और ये ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। ठीक है सर, क्लास रुक रही है बेटा, मेरे प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों के वहां प्रॉब्लम, आप लोगों को। सर बुक दिल्ली में भी मिलेगी क्या? दिल्ली में आप लोग यदि चाहते हो तो ऑनलाइन मंगा लो, और हर किताब का लिंक टेलीग्राम पे पिन किया हुआ है ऑनलाइन का, यदि आपको लेना है। और कोई बुक सेलर आप लोगों के ध्यान में है ऑनलाइन, तो हमारे ऐप पे नहीं मिलेगी आप लोगों को, ऑनलाइन लिंक टेलीग्राम पे पिन किया हुआ है। ठीक है, वहां से ले सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ा के। ओके, अब देखो ये आ गया आप लोगों के व्यवस्थित वर्गीकरण। क्या है? राजस्थान का अपवाह तंत्र। देखो यहां पे है ना, मैं इस बनास को जो है हटा रहा हूं एक बार, इसमें चंबल और माही को ही रखना। बनास की प्रकृति जो है पूरी सदाबहार के अंदर, नित्य वाहिनी के अंदर नहीं आएगी, इसलिए यहां से बनास को एक बार आप हटा दें, चंबल और माही को ही रखना। ठीक है, अब देखो राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान का अपवाह तंत्र 3 भागों में। नंबर 1 आंतरिक अपवाह, ठीक है। नंबर 2 चाहे बंगाल की खाड़ी को दे दो, चाहे अरब सागर को दे दो, ठीक है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखना। अब आप लोगों के जो ध्यान देने वाली चीज है वो ये है कि इसमें परसेंटेज पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा अपवाह जो है कौन सा भाग रखता है ये। तो आंतरिक अपवाह सबसे ज्यादा जल रखता है। ये देखो आंतरिक अपवाह के अंदर 60%, आंतरिक अपवाह टोटल अपवाह का 60% हिस्सा रखता है। इसके बाद में जो अपवाह में सेकंड नंबर पे आती है वो बंगाल की खाड़ी की आती है 24%, और अरब सागरीय आती है 16%। अरब सागरीय नदियां कितने परसेंट आती है? 16% आती है। हाँ बेटा, बनास जो है कई जगह सूख जाती है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, इसीलिए नित्यवाही में उसे नहीं काउंट कर सकते। तो यहां पे अपने ध्यान रखना, सबसे ज्यादा पूछेंगे तो आंतरिक अपवाह करना है, बंगाल की खाड़ी में 24% है, और अरब सागरीय अपवाह तंत्र 16% हिस्सा रखती है। ठीक है, अब यही वो चीज है, देखो अरब सागर यहां पे, अरब सागर, और यहां पे आप लोगों के ध्यान रखना है अपने बंगाल की खाड़ी का अपवाह। अब यही चीज, ये देखो, ये गुजरात वाला सीन मैंने आप लोगों को समझाया भी था कि ये है आप लोगों के कच्छ का रण, और ये है आप लोगों के खंबात की खाड़ी। ठीक है, गुजरात के ये जो खुले हुए मुंह के जैसा आकार दिखता है, यहाँ पे इसके 2 भाग दिखते हैं, और ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, बड़े चित्र में बताया हुआ है। तो आप लोगों की ये चीज क्लियर रहनी चाहिए कि कच्छ का रण क्या है, खंबात की खाड़ी क्या है। क्योंकि अभी अपन आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि कुछ नदियां कच्छ के रण में जा रही है, कुछ खंबात की खाड़ी में जा रही है, ठीक है ना। तो ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, राजस्थान का आंतरिक अपवाह। अब नेक्स्ट लेवल जो प्रश्न आप लोगों के नेक्स्ट बनने वाला है इसके अंदर, वो ये है कि आपसे पूछेंगे कि निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह की नहीं है। और बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल ट्रिक है, मैं जब भी पढ़ाऊं आई ट्रिक बताऊं, क्योंकि मैंने आई याद है। हो सकता है मेरे से भी अच्छी कई बच्चों ने ट्रिक बना रखी होगी, या किसी शिक्षक ने भी बना रखी होगी। अपन इस बात को स्वीकार करते हैं, यानी कहोगे नहीं सर्वे सर्वा हम यार, दूसरा कैसे बना सकता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बना सकते हो सकता है बनाई होगी, लेकिन मैं जब से कंपटीशन की तैयारी करता था तब से मुझे यही चीज याद है, इसलिए मैं यही लिखवाता हूँ बच्चों को भी कि दुनिया याद कर लो, घसा मेरो काकारो, बिल्कुल बस एकदम सिंपल है कि कौन इम। और नदियां वीक पॉइंट है ना बेटा, आप मजबूत हो जाएगा। ये 3-4 क्लास नदियों की देख ली, नदियां बिल्कुल खत्म है, मतलब नदियां खत्म नहीं है, नदियों से संबंधित अपनी जो समस्या याद करने की वो खत्म है। ठीक है, नदियां खत्म कर दी तो त्राईमाम हो जाएगा। तो घसामेरू काकारू याद करना ना, बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल ट्रिक है। अब देखो इसके अंदर कौन कौन सी नदियां आती है, इसके अंदर आ जाएगी आप लोगों के घग्गर नदी, जो आंतरिक अपवाह की सबसे मुख्य नदी है। ठीक है, और इसके अंदर आ जाएगी आप लोगों के साबी नदी, इस सा से साबरमती मत कर देना। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों के आ जाएगी इसके अंदर मैंथा नदी, इसके अंदर आ जाएगी आप लोगों के रूपनगढ़ नदी। कौन सी आएगी? रूपनगढ़ नदी। इसके अंदर आएगी आप लोगों के कांतली नदी, और क्या आएगी इसके अंदर? काकने नदी, काकने नदी आएगी, और रूपा रेल, उदयपुर वाली। ठीक है, रूपा रेल नदी। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ये सारी नदियां आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी? एक तो घग्गर,
एक मेंथा, एक कांतली, ठीक है, एक काकने, एक आई शाबाश, एक रूपारेल, ठीक है, एक रूपनगढ़ और एक साबी। अब जिसे ट्रिक से एलर्जी हो सकता है, कई बच्चे ऐसे भी आते हैं, गुरुजी क्या ट्रिक बता दो बार बार, सीधा बताओ ना, तो सीधा लिख बेटा गग्गर, ठीक है, शाबी, रूपारेल, रूपनगढ़, कांतली, काकने और मेंथा। तो सीधो भी मतलब ट्रिक से भी बाद में आप सीधा निकाल सकते हो, लेकिन मैं बताता हूं क्योंकि कई सारे बच्चे मेरे जैसे मंद बुद्धि है, तो वो क्या है कि उनको इस तरीके से याद अच्छे से रहता है, मिक्स नहीं होता फिर। तो ये चीज याद रख लो ऐसे, ठीक है, कि घसा मेरू काकारू, और ये जो है आप लोगों के आंतरिक अप्पा की नदियां हैं, इन्हें क्या ध्यान रखोगे, इन्हें रुंडित नदियां भी कहते हैं, ठीक है। ये नदियां अपना जल किसी भी समुद्री भाग तक नहीं ले जा पाती, ठीक है। दो चीजें हैं आंतरिक अप्पा में, ठीक है ना, ये तो बढ़िया तरीके से याद हो जाएगी ना, ले स्क्रीनशॉट बड़ा आगे। पीडीएफ लास्ट दोनों क्लास की दे दी आप लोगों को, टेलीग्राम पे देख ली होगी वैसे। नेक्स्ट देखो गग्गर नदी। अब आते हैं अपन एक एक नदी पर डिटेल पढ़ते हैं। गग्गर नदी, सुन लो पहले मेरी बात, कान खोल के सुन लो मेरी बात, सभी बातें बंद कर दो। मतलब बात यह है कि गग्गर नदी के बारे में बता रहा हूं कि कोई डांट आट को नहीं है। गग्गर नदी जो है आप लोगों के हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई वैसे 465 किलोमीटर पड़ी जाती है, और राजस्थान के अंदर कहते हैं कि 156 किलोमीटर ये बहती है। अब ये बहते बहते आती है हिमाचल से होते हुए, फिर पंजाब हरियाणा होते हुए अपने राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश करती है ये टिब्बी हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, लेकिन प्रवेश करने से पहले हरियाणा के अंदर ओटू झील बनाती है। ये कौन सी झील बनाती है? ओटू झील। बताओ देखे सही है कि नहीं है? बिल्कुल। और फिर हनुमानगढ़ के अंदर तलवाड़ा झील का निर्माण करती है, ठीक है। फिर धीरे 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 आगे बढ़ी और सूरतगढ़ तक पहुंच गई। सूरतगढ़ तक पहुंची, और वैसे इसका कहते हैं कि ये अंत हो जाता है बटनेर दुर्ग के पास ही, जो अभी स्कूल व्याख्याता में प्रश्न भी बना था कि बटनेर दुर्ग के पास में समाप्त हो जाती है। लेकिन जो है धीरे धीरे थोड़ा पानी आया ज्यादा तो सूरतगढ़ तक आ गई। सूरतगढ़ से फिर आगे धक्का लगा के अब तो बाढ़ की स्थिति है भैया, क्या अब आएगी बाढ़? तो अपने राजस्थान वाले सीधे कहते हैं जाओ भेजो पाकिस्तान, मारो साल। तो फिर वहां से जाती है सीधी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक, यानी कि नुकसान पहुंचाना तो पाकिस्तान में जाके, तो वहां से फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चली जाती है। अब इसका जो अप्पा तंत्र है वो कहलाता है नाली, ठीक है। क्या कहलाता है? नाली। लेकिन नाली जैसा कोई चीज नहीं है, बाढ़ आती है ना तबाही कर देती है ये, इसलिए इसे राजस्थान का शोक भी कहा जाता है, इसे मृत नदी कहा जाता है, इसे सोतर नदी कहा जाता है, इसे लेटी हुई नदी कहते हैं। ये सारे इसके नाम है। इसे चितांग नदी कहा जाता है, मौर्य काल में इसे चितांग नदी कहते थे। इसी के बारे में कहा जाता है कि ये पुरानी दृष्टवती या सरस्वती नदी के अवशेष है। और दैट्स इट, आप लोगों के गग्गर नदी पूरी हुई, ठीक है। यही है बस, नदियां क्या है इसी तरीके से आप लोगों को याद करना है, कोई दिक्कत नहीं। और एक किंवदंती के अनुसार आवड़ माता ने इसका सारा पानी पी लिया था एक बार गुस्सा हुए तब, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को पूछ सकता है एग्जामिनर, इसके आगे दो रहे हैं। अब देखो उद्गम स्थल क्या बताया आप लोगों को, अब तो आप लोगों को चीजें याद हो गई है ना। क्या बताया है? शिवालिक की पहाड़ियां। क्या बताया? शिवालिक की पहाड़ियां, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ये गग्गर का थोड़ा सा मैंने पूरा ही मतलब नक्शा लिया है, यदि आप देखना चाहो। हिमाचल प्रदेश से उद्गम होके और फिर ये जो है आगे आती है बटनेर तक। आप समझना कि इसका अंतिम पॉइंट जो है बटनेर ध्यान में रखना है अपने। लंबाई इसकी कितनी है? 465 किलोमीटर है। कितनी है? 465 राजस्थान के अंदर। लेकिन फिर भी ध्यान रखें यहां कि राजस्थान में लंबाई पूछ ले
तो ध्यान रखना 156 किलोमीटर। अब कई जगह आप लोगों को 100 किलोमीटर मिलेगा देखने को, तो वो इस कारण है कि यदि बटनेर दुर्ग तक ही समाप्त हो जाए तो राजस्थान में 100 किलोमीटर है, बटनेर तक हो जाए तो। और वैसे जो है आगे और सूरतगढ़ तक जाती है और तब 156 किलोमीटर है भाई, ठीक है, और 156 किलोमीटर पूछते भी है, ठीक है ना। तो इसका ये उद्गम भी लिखा है आपने, तो एंड पॉइंट भी लिख लेना। क्या लिखोगे? एंड पॉइंट राजस्थान में लिखना चाहो तो लिख लेना बटनेर, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न बना है। राजस्थान में प्रवेश इसका कहां से होता है? ये होता है टिब्बी हनुमानगढ़, टिब्बी हनुमानगढ़ से। अब गग्गर के उपनाम बताइए, क्या क्या बताए थे आप लोगों को? एक तो इसे कहा जाता है मृत नदी, शाबाश, मृत नदी, नट नदी, शोतर नदी, लेटी हुई नदी, क्या? लेटी हुई नदी, और राजस्थान का शोक और चितांग नदी, और चितांग नदी मौर्य काल में। ये सारे मैप वगैरह, ये सारे, ये वाला मैप भी दिया है मैंने वन लाइनर के अंदर, आप देख लेना, गगन नदी के अंदर दिया है। अब जो मैं ट्रिक लिखाऊंगा वो भी दिया है, मतलब पूरी तरीके से आप लोगों के पास में। हाँ, मैं क्लास में आप लोगों को एक्स्ट्रा मैटर भी दे रहा हूं, ये मैंने कहा है आप लोगों को, ठीक है, तो ये तो बेनिफिट है आप लोगों के, एक्स्ट्रा मैटर दे रहा हूं, तो जगह भी खूब है लिखने के लिए, तो वहां पे लिखें आप, ठीक है। उसमें मुझे बांधने की कोशिश मत करना कि नहीं गुरुजी ये तो उसमें नहीं दे रखा, वो नहीं, फलाने टिकनी, ऐसी बातें मत करना, क्योंकि फिर जो है सिलेक्शन में फिर देखो सारी सब तरीके से शाम दाम दंड भेद तुलुगमा पद्धति से चलना पड़ेगा, ठीक है ना। भले बाबर अपने को अच्छा नहीं लगे, लेकिन उसकी तुलुगमा पद्धति से चलना पड़ेगा, चारों तरफ से घेरना पड़ेगा एग्जामिनर को, तब जाके सिलेक्शन होगा। अब इतना भी आसान नहीं है, तो मैप वगैरह ये मैंने दिया है, ठीक है। अब ये जो है गग्गर नदी का बेसिन है, ये देखो, ओ बताइए उड़ाना, और देखो टाबरो, ओ गग्गर नदी का बेसिन है ये, यानी कि ये गग्गर नदी वाला क्षेत्र है, ठीक है। और यहां से फिर पाकिस्तान चली जाती है, वहां से आई है ये, ठीक है, इतनी बात समझ जाओगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, चलिए। अब आई भैया अपने फिर से ट्रिक, बढ़िया ट्रिक है। घर आए शिवा और टीना, दो छोरा और छोरी है, एक छोरा है एक छोरी है। घर आए शिवा और टीना के अब्बा हकरे ना है, भाई अब्बा है हकरे कैसे बता दे, तो यूं कहना कि घर आए शिवा और टीना के अब्बा हकरे ना है, ठीक है, हकरे ना है। इसके अंदर आप लोगों के गग्गर नदी पूरी समाहित हो गई, इसके अंदर, इस ट्रिक के अंदर गग्गर नदी पूरी ही समाहित हो गई। अब कैसे? यानी घर से तो ध्यान रखना कि अपन बात कर रहे हैं गग्गर की, ठीक है। आय से ध्यान रखना कि अपन ने बात की है आवड़ माता की, मैंने आप लोगों को स्टोरी बता दी है, ठीक है। शिवा से ध्यान रखना है अपने के शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां उद्गम स्थल है इसका, ठीक है। अब ये टी और ना क्या है, तो टिब्बी हनुमानगढ़ क्या है, प्रवेश, प्रवेश इसका टिब्बी हनुमानगढ़ से है। और ना क्या है, इसके जो बेसिन क्षेत्र वो नाली कहलाता है हनुमानगढ़ के अंदर। और ये अब्बा क्या है, यानी कि फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक ये चली जाती है यदि जोर मारे तो, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर इसका जो क्षेत्र है वो हकड़ा कहलाता है, हकड़ा या हकरा, पाक में जैसे अपने यहां नाली कहते हैं ना, वहां पे हकड़ा या हकरा कहलाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो ये ना लिखा है ना, इसका मतलब है अपने यहाँ पे जो है नाली कहते हैं इसको, हनुमानगढ़ में इसका पाक क्षेत्र जो होता है वो नाली कहलाता है। एक और चीज, हनुमानगढ़ जो है वो इसके पेटे से नीचे है, पेटा यानी तल, कि इसका तल जो है उससे भी नीचे पड़ता है हनुमानगढ़। एक तो ये ध्यान रखना है, एक लूणी से नीचे पड़ता है मालूत्रा, वो ध्यान रखना है, दो चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है ब्रो, समझ आएगी बात है ना। कौन सी बुक बोल रहे हैं सर, कोई प्लीज बता दो, अपन पढ़िए गया आज है कौन, ये है बेटा, चलो। और ये दे रखी है मैंने ट्रिक वगैरह सब उसके अंदर दे रखी है, जिनके पास में अपनी ये जीजीडी वन लाइनर है उसको तो ये बिल्कुल पेन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आज की इस क्लास में, ये वाली,
ठीक है। इसके अंदर राजस्थान जीके दिया है आप लोगों के पूरा, देखो भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजस्थानी भाषा सब ये तो दिया है इसके अंदर। इसका नाम वन लाइनर है क्योंकि ये फॉर्मेट है वो, लेकिन इसके अंदर सारे एक एक चीज, कंसेप्ट वगैरह सब कुछ क्लियर करके दिए। सारे मैप है, सारे सारनियां है, सब कुछ है इसके अंदर, एवरीथिंग। आप खुद जाकर देखो, प्रेम हो जाएगा इस पुस्तक से। और सेकंड वॉल्यूम जो इसका दिया है वो राजस्थान का सामान्य ज्ञान, यानी कि आप लोगों के सिलेबस में आप लोगों ने देखा होगा तो सामान्य ज्ञान अलग से दिया हुआ है, ठीक है। उसके अंदर कुछ एक टॉपिक है जैसे राजस्थान के खिलाड़ी वगैरह, वो प्रतीक चिन्ह और वो, फिर शैक्षिक परिदृश्य है इसके अंदर, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट दिया है लेकिन सवाल बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है, सवाल बाहर नहीं जाएंगे। और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम दिया। ये 2 वॉल्यूम है, यानी कि चिंता सारी खत्म। और साथ में मैं लगा रहा हूं क्लास, यानी कि ये पूरी पुस्तकें आप लोगों के आंखों के सामने से निकलेगी बिल्कुल समझते हुए। तो कंसेप्ट मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे भी क्लियर कर रहा हूं। इसीलिए कहा था कि जैसे आप किसी कोचिंग में पेड कोर्स ज्वाइन करते हो तो उनके नोट्स वगैरह होते हैं, तो अपनी ये बुक है वो आप लोगों को साथ में रखनी ताकि दुविधा नहीं हो। क्योंकि मैं नहीं भी चाहूं ना, फिर भी क्योंकि मैंने उस पर वर्क किया तो मेरे मुंह से निकलेगा बार बार कि अपनी उस पुस्तक में ये दे रखा है, वहां पे ऐसे वो वैसे, तो फिर आप लोगों के बीच में द्वंद की स्थिति आ जाएगी, सर हमारे पास तो है ही नहीं। तो इसलिए कहा है कि ये आप लोगों के पास में होनी चाहिए, चाहे कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हो तो भी ये रखना, क्योंकि ये रिवीजन में भी आप लोगों की 4 गुना स्पीड लगाएगी, ठीक है ना। ठीक, देखो ये होगी ट्रिक, ये दे रखी है, देख लेना। भले पेज नंबर भी कई बच्चे पढ़ रहे हैं तो पेज नंबर भी कमेंट करके बता देंगे, हाँ गुरुजी इतने पेज नंबर पे दे रखी है। बताओ देखें कितने पेज नंबर पे, 49 पे, 50 पे, 51 पे, कितने पेज नंबर पे दे रखी है। उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली ये एकमात्र नदी है, ठीक है। तो गग्गर के अंदर और क्या लिख सकते हो, उत्तर दिशा से प्रवेश, ठीक है। पेज नंबर 52 पे है क्या, शाबाश, वेरी गुड। हाँ तो देख लो बढ़िया चीजें आप लोगों के इस तरीके से दे रखी है। अब आगे बढ़े, अब देखो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कांतली नदी की तरफ। अब कहां चलते हैं, कांतली नदी की तरफ। कांतली नदी का नाम कांतली किस लिए पड़ा है, कांटली से पड़ा है, यानी कि ये काटती है, कांटली से पड़ा है। ये किसको काटती है, झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है। ये झुंझुनू को 2 बांटती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कांटली, कि ये नदी काटती है, इसलिए नाम कांतली। अब देखो उद्गम, खंडेला की पहाड़ियां सीकर से इसका उद्गम होता है, ठीक है। खंडेला की पहाड़ियां सीकर से उद्गम होता है। उपनाम शेखावाटी की गंगा और मौसमी नदी इसे कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, शेखावाटी की गंगा और मौसमी नदी कहा जाता है। इससे बनने वाला एक एक प्रश्न आप लोगों के बोर्ड पर है। विशेषता क्या है इसकी, विशेषता है कि पूर्णतः बहाव की दृष्टि से आंतरिक अफवाह की, यहां पे ध्यान देना है। अब देखो ये चीज आप लोगों को लैंग्वेज समझनी है, ये लैंग्वेज ऐसे समझनी है कि यदि डायरेक्ट पूछेंगे ना आप लोगों को कि आंतरिक अपने जो है पूर्णतः बहाव की सबसे लंबी नदी कौन सी है राजस्थान में, तो फिर उसमें बनास आएगा। 480 किलोमीटर आता है कई जगह उसकी लंबाई 512 किलोमीटर है। लेकिन यहां पे पूछेंगे ना आपको कि आंतरिक अफवाह की पूर्णतः बहाव की, देखो पूर्णतः बहाव क्या है उसको समझो, यानी कि राजस्थान से ही उसका उद्गम हुआ है और राजस्थान के अंदर ही वो किसी न किसी नदी में जाकर मिल जाएगी, यानी कि राजस्थान से बाहर किसी राज्य में कदम तक नहीं रख रही है, इतनी संस्कारी नदी है, ठीक है ना। तो ऐसी नदी है, तो वो बनास है, क्योंकि बनास जो है चंबल के अंदर राजस्थान के अंदर ही मिल जाती है। रामेश्वरम में त्रिवेणी होता है तो वहीं पे जो है ये चंबल बनास सीप मिल जाती है, तो ये भी बाहर नहीं जाती। तो सबसे लंबी पूर्णतः बहाव की पूछेंगे तब तो आप लोगों की बनास है। लेकिन ये पूछा क्योंकि बनास आंतरिक अफवाह की नहीं है, बनास है बंगाल की खाड़ी की अफवाह की। ये पूछा कि अपने आंतरिक अफवाह की संस्कारी बहु क्या रहे, ये किसी ने कमेंट किया संस्कारी बहु का, हाँ मतलब संस्कारी बहु कह सकते हैं, यानी दूसरे राज्यों में दहलीज के बाहर कदम तक नहीं लगा है। तो आंतरिक अफवाह की अपने संस्कारी बहु के जैसी नदी कौन सी है, सबसे लंबी पूर्णतः बहाव की पूछे तो कांतली है, ठीक है। तो 2 संस्कारी बहुएं हैं नदियों के अंदर, एक तो अपने कांतली और एक बनास। तो इन दोनों को ध्यान रखना है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। शुरू हो गया ना वापस, सारी चीजें ध्यान रखा हमें कि कब क्या चल रहा है, ठीक है। गोपी बहू क्या कर रही है, तुलसी क्या कर रही है, मतलब एक मास्टर को है ना वास्तव में मास्टर होना पड़ता है, तब जाके ये यूट्यूब चैनल यहां तक आएगा। देख लो, थे प्रयास करो कई जना
कि गुरुजी मेरा चैनल ग्रो कौन कर रही हो, सभी चीजें ध्यान रखनी। तुलसी क्या कर रही, गोपी क्या कर रही, सबका ध्यान रखना पड़ता है। देखो अब इसके किनारे सभ्यता ये पूछे, हाँ चलो सभ्यता से याद आया, यहां पे भी लिख लो। यहाँ पे कौन कौन सी सभ्यता है इसके किनारे, एक तो कालीबंगा और एक पीली बंगा, ठीक है, ये दोनों सभ्यता इसके किनारे घग्गर के। और यहां पे अपने ध्यान रखना कांतली के किनारे गणेश्वर सभ्यता और सोनारी सभ्यता। अब गणेश्वर कहां है, शिखर नीम का थाना के अंदर, और सोनारी कहां है, सोनारी झुंझुनू के अंदर। सोनारी कहां है, झुंझुनू। अब देखो सोनारी है लोह युगिन और गणेश्वर है ताम्र युगिन, ये चीजें ध्यान है आप लोगों को, वैसे मैंने खुद ने कई बार करवाई है तो पता होगा आपको, ठीक है। इसके बेसिन को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ, इसके बेसिन को कहा जाता है तोरावाटी। इसके बेसिन क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तोरावाटी। और ये अपन ने जब वो पढ़े थे ना अपने भौगोलिक शब्दावली, उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है ना, उसके अंदर भी बताया है। देखो तब खंडेला की पहाड़ी से उद्गम है, शेखावाटी की गंगा मौसमी नदी कहते हैं, पूर्णतः भाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, गणेश्वर और सोनारी सभ्यता है, और तोरावाटी बेसिन इसमें है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यदि लंबाई पूछ ले तो ध्यान रखना ये 100 किलोमीटर है। ये कितनी है, 100 किलोमीटर। वैसे लंबाई के पचड़े में मत पड़ना, लंबाई हो सकता है कई पुस्तकों में अलग अलग दे रखी हो, तो पहले हम भी कंपटीशन तैयारी करते हैं, नए नए होश चढ़े हुए होते हैं, बहुत पढ़ते थे लंबाई इसकी कितनी है बताओ, उसकी कितनी है, फिर कोई कहे 480 बनास की, किसी के 512 लिखा हुआ। फिर मैंने हालांकि इस पे बहुत एनालिसिस किया और फिर देखा कि वाटर रिसोर्सेज के अनुसार अलग है, दूसरे कोई साइट है उसके अनुसार अलग बता रहा। आप लोगों के पास में इतना समय नहीं होगा, ठीक है, माथा पौड़ी करने का, तो बढ़िया तरीके में मतलब जिस चीज की क्लियर है कि हाँ सभी की एक, सभी पुस्तकों में इस नदी की सेम मिल रही है तो याद करना, किसी में डिफरेंस मिल रही है तो गोली मारो, आगे बढ़ो। अब देखो रूपनगढ़ नदी, रूपनगढ़ नदी उद्गम इसका होता है सलेमाबाद की पहाड़ियां किशनगढ़ से, ठीक है, सलेमाबाद की पहाड़ियां किशनगढ़। अब सलेमाबाद कौन से संप्रदाय की प्रधान पीठ है, निम्बार्क संप्रदाय, यानी कि इसके किनारे निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। ये नदी सांबर झील में गिरती है। अब देखो सांबर में गिर गई यानी कि किसी समुद्री भाग तक तो पहुंची नहीं, तो ये कैसी हुई, आंतरिक अप्पा की हुई, ये कैसी हुई, आंतरिक अप्पा की। इसके किनारे निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। इससे जो है आप लोगों के 3 प्रश्न बनते हैं और तीनों के तीनों यहां। फिर ध्यान करो रूपा रेल नदी, ये है उदयनाथ की पहाड़ियां, थानागाजी अलवर से इसका उद्गम होता है। अलवर में ही है ना थानागाजी, कोटपुतली में तो नहीं चला गया। थानागाजी अलवर से उदयनाथ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। कुशुलपुर भरतपुर के अंदर यह विलुप्त हो जाती है। कुशुलपुर नामक स्थान पर भरतपुर में विलुप्त हो जाती है। यहां पे इंपॉर्टेंट लगाना, इसके जो है आप लोगों को उपनाम से प्रश्न पूछते हैं। इसे लसावरी या वराह नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब बताओ अजमेर के कौन से शासक ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। वराह मंदिर और 12 मंदिर अर्णोराज मालवा के नरवर्मन को पराजित किया। याद आनी चाहिए चीजें, हालांकि अपने आगे आना सागर झील आएगी उसमें बता दूंगा मैं आप लोगों को, है ना। हाँ ठीक है, तो ये ध्यान रखना लसावरी या वराह नदी के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये दोनों नदियां आप लोगों के आंतरिक अफवाह की ही है, ये दोनों भी आप लोगों के आंतरिक अफवाह की। लो स्क्रीनशॉट बढ़ेंगे आगे। चलो भाई नेक्स्ट देखो। अब आप लोगों के एक और बढ़िया यहां से प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील के अंदर नहीं गिरती या गिरती है। सांबर झील बहुत बड़ी है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर झील, और सांबर झील के अंदर 4 नदियां गिरती है और चारों की चारों याद होनी चाहिए, लेकिन कंफ्यूजन बहुत होता है। जब अभी तो क्या जैसे कोई नया बच्चा पढ़ रहा होगा तो कि ये तो याद हो जाएगी, धीरे धीरे पूरा जब नदियों वाला चैप्टर पढ़ लेंगे तब होती है मेन समस्या के अब पूरा पढ़ लिया अब याद नहीं, अब एक दूसरे के अंदर घुस रही है नदियां। तो यहाँ पे इसलिए फिर बाद में आप लोगों की ये ट्रिकास्त्र काम आएगा। सांबर झील में गिरने वाली 4 नदियां खारू, मेथु, खादूसा। मारवाड़ी जानो थे, मन जानो तो मारवाड़ी जानो। और मेथी यानी मेथी कैसी होती है, मेथी को यहाँ मारवाड़ी को मेथू भी कहता है, मेथो मेथू यूं कहता है। मेथी कैसी होती है, खारी होती है। खारू, मेथू, खादूसा और सा लगानी यहाँ अपने मारवाड़ियों की परंपरा है।
कई जगह जैसे जी लगाते हैं ना, तो अपना हमारे यहाँ पे सा लगाते हैं। जैसे मुझे गौरव जी बहुत कम लोग कहते हैं, यहाँ पे गौरव सा ज्यादा कहते हैं। तो एक ही बात है, सा लगा दो चाहे जी लगा दो, अपा लगावा सा, ठीक है। खारू मैं तू खादू सा, तो अपने यहां से याद हो जाएगी। अब देखो इसके अंदर कौन कौन सी नदियां गिरती है, वो इस ट्रिक से आप लोगों के आ जाएगी। देखो खा से तो ध्यान रखना है खारी। अब एक चीज और बताऊं, राजस्थान की बहुत सारी नदियों के नाम खारी और सूकड़ी मिलेंगे। वो इस कारण है कि नदियों की प्रकृति के कारण। अब राजस्थान की जलवायु आप लोगों को पता ही है, उपोष्ण है, और पश्चिमी राजस्थान में तो ज्यादातर शुष्कता पाई जाती है। तो ज्यादातर नदियां कैसी होती है, या तो सूख जाती है तो उनका नाम हो जाता है सूकड़ी, और या फिर खारेपन की उनके अंदर क्या होती है, अधिकता, तो इसलिए नाम खारी, ठीक है। तो यहां पे अपने क्या ध्यान रखना है कि ये एक नदी खारी इसके अंदर भी मिलती है। अब अपन बनास नदी तंत्र पढ़ेंगे तो खारी वहां पे भी पढ़ेंगे, विजराल की पहाड़ियों से उद्गमित करवाएंगे। तो यहां पे अभी ये ध्यान रखो, एक तो खारी मिलती है, एक मिलती है रूपनगढ़, रूपनगढ़, एक मिलती है मेंथा नदी। कौन सी मिलती है, मेंथा। इसको मेढा भी कई जगह पढ़ोगे आप, क्या पढ़ोगे, मेढा नदी भी पढ़ोगे, या इसको मंथा नदी भी पढ़ोगे, कई जगह लिखा हुआ, कंफ्यूज मत होना। एक आपके मिलती है खंडेला नदी, ठीक है। क्या गुरुजी ये सा क्यों लगाया, अरे भाई सांबर में गिरती है ना, ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो यह है टाबरो कि जहां जहां कंफ्यूज हो सकते हो आप, कि कंफ्यूजन जहां जहां बनता है, मैं पहले क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि हाँ ये कंफ्यूजन बनता है कि खारी नदी गुरुजी यहां बता दी, हमने तो बनास नदी तंत्र में पढ़ दी, बता दिया आप लोगों को प्रकृति इसकी, ठीक है। दूसरा कंफ्यूजन ये होता है कि कई जगह इसका नाम मेढा मिलता है, कई जगह मंथा मिलता है, तो ये आप लोगों को मैंने यहाँ पे बता दी, ठीक है। तो इसलिए जहां जहां कंफ्यूजन की संभावना मुझे लगती है इतनी तो मैं बता देता हूं, फिर भी कोई 2-5% रह जाए तो गूगल बाबा जिंदाबाद, ठीक है, कर लिया करो कभी गूगल, ठीक है ना। हाँ, लेकिन उसमें भी ऑथेंटिक सोर्सेज देखना, गूगल में भी फालतू की चीज ज्यादा आती है, तो उसमें ऑथेंटिक सोर्सेज देखना कि इसके पीछे सोर्सेज क्या दिए गए हैं, नहीं तो फिर फॉरवर्ड इन क्या खाटे खल्डी से, खाटे खल्डी मतलब गूगल बात है, खाटे खल्डी जो हम टाइम नहीं लगे, है ना। चलिए अब देखो ये रही अपने सांबर झील, सांबर झील ये रही, यहां से आप लोगों के इसमें मेंथा नदी गिर रही है, ठीक है। ये डीडवाना कुचामन का हिस्सा लगता है अब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या लगता है, डीडवाना कुचामन का हिस्सा लगता है। एक तरफ से मेंथा गिर रही है, एक तरफ से आप लोगों के रूपनगढ़ गिर रही है यहां से, फिर एक तरफ से आप लोगों के खंडेला गिरेगी और एक खारी गिरेगी, और चारों नदियां जो है सांबर झील के अंदर गिरती है। आप लोगों के सीधा सर याद ये रहेगा, ऐसे ही रखना है बस। ले स्क्रीनशॉट ले लो। सांबर झील भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से, फ्लेमिंगोस बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो मैंने शुरू किया है, बुक्की पिक्चर तो डायलॉग है, ठीक है। आगे बढ़े, साबी नदी, साबी का जो नाम है एक्चुअली इसका नाम था साहिबी नदी, ठीक है। अकबर बांधे ना बंधु, इस तरीके से इसके कोटेशन भी है, इसके ऊपर कहा हुआ कोट है पूरा। यहाँ पे जयपुर ग्रामीण हटा देना, ग्रामीण नहीं है ये, जयपुर सिर्फ, ठीक है, सिर्फ जयपुर। तो अकबर ने एक बार बांधने का प्रयास किया था, कि बांध बनाने का प्रयास किया था, लेकिन ये बंदी नहीं थी, इसलिए एक कोटेशन प्रसिद्ध हो गया। तो खाली आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि अकबर ने बांध बनाने की कोशिश की लेकिन बना नहीं पाया। देखो क्या पूछेंगे साबी से, सेवर की पहाड़ियां जयपुर से इसका उद्गम होता है। कहां से होता है, सेवर की पहाड़ियां जयपुर। अब एक सेवर भरतपुर के अंदर भी है, तो बता दूं ये वो वाला सेवर नहीं है। मैंने कहा ना आप लोगों के जहां जहां कंफ्यूजन की चांस रहती है वो मैं पहले ही बता दूंगा। तो ये सेवर की पहाड़ियां जयपुर वाली है, ठीक है। ये नदी रेवाड़ी हरियाणा से निकलकर फिर नफसगढ़ झील में विलीन हो जाती है। कहा जाती है ये नफसगढ़ झील में। अब कोटेशन ऐसा है कि अकबर बांधी ना बंधु ना रेवाड़ी जाऊं, लेकिन रेवाड़ी तो गई, अकबर बांधी नहीं बंधी, आ चीज है। तो रेवाड़ी हरियाणा से निकलते हुए नफसगढ़ झील में विलीन हो जाती है। और सभ्यता इसके किनारे है जोधपुरा, जो कहां है, कोटपुतली बहरोड में, कोटपुतली बहरोड के अंदर है। कौन सी सभ्यता है, जोधपुरा सभ्यता है इसमें। और अकबर ने बांध बनाने की कोशिश की थी, बांध बनाने का प्रयास किया था लेकिन बना नहीं पाया। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। जोधपुरा कैसी सभ्यता बताओ, लो युगीन है या ताम्र युगीन, तो जोधपुरा है लो युगीन। ये नए बच्चे जितने हैं ना, जो न्यू एडमिशन है पहली दूसरी वाले, वो ध्यान देंगे कि जोधपुरा जोधपुर में नहीं है, कोटपुतली बहरोड में है, ठीक है। क्योंकि ये नए नए जो होते हैं बेचारे जूनियर्स,
वो थोड़े सी इसमें परेशान हो जाते हैं कि जोधपुरा है तो क्या, हाँ ये तो जोधपुर में ही होगी, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, लोहयुगीन सभ्यता है और ये जो है आप लोगों के कोटपुतली बैरोड, ठीक ठाक, लोहयुगीन है। शाबाश, चले आगे। ओके, नेक्स्ट देखो, कांकनी नदी, उद्गम स्थल इसका कोटड़ी गांव है। कहां है? कोटड़ी गांव। कोटड़ी गांव कहां पड़ता है? अब जैसलमेर, जैसलमेर। अब देखो जैसलमेर कैसा है? सूखा है पूरा, लेकिन फिर भी नदी है। और फलोदी और बीकानेर और चूरू के अंदर नदियां नहीं है ना, तो ये भी ध्यान रखना। उपनाम इसका मसूरदी नदी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ। चलो, उपनाम मसूरदी नदी पूछेंगे। देखो एक तो मसूरदी, कंफ्यूज मत होना, और एक मैंने बताया था लसावरी। ये देखो लसावरी किसका है? रूपारेल का। मैं कह रहा हूं जहां कंफ्यूज होगे वहां तुरंत मैं आप लोगों के दूर करूंगा कंफ्यूजन। तो यहां पे ये ध्यान रखना, एक रूल याद करो। क्या याद करोगे? एक रूल यानी नियम। ठीक है, रू से रूपारेल और ल से लसावरी। ठीक है, रू से रूपारेल और ल से लसावरी, याद हो जाएगा तो आपके यहां पे समस्या नहीं होगी अब। ठीक है, कांकनी के अंदर क्या याद करोगे? काम। काकनी के अंदर काम कर, तो काकनी मसूरदी हो गया। हाथों हाथ कंफ्यूजन दूर। एक रूल बनाओ कि काम करना है, एक रूल बनाओ कि काम करना है, क्योंकि कर्म प्रधानता कभी पराजित नहीं होती। तो राजस्थान की सबसे छोटी नदी है, इसकी यदि लंबाई देखें तो कई जगह तो 17 किलोमीटर मिलती है और कई जगह 27 किलोमीटर मिलती है। चलो कोई बात नहीं, अपन दोनों याद रखेंगे। राजस्थान, और दोनों साथ में नहीं आएगी, साथ में आएगी तो क्वेश्चन डिलीट होगा। राजस्थान की सबसे छोटी नदी है ये। ठीक है, ये बुझ झील का निर्माण करती है, ये बुझ झील का निर्माण करती है जैसलमेर के अंदर ही। और इसके किनारे काक गणेश का मंदिर है। और यदि पूछे तो इसका संबंध मीठा की खाड़ी से है। किसके? मीठा की खाड़ी में जाकर गिरती है ये। क्या ध्यान रखोगे? मीठा की खाड़ी में गिरती है। काक गणेश जी का मंदिर कहां है? जैसलमेर के अंदर। वो इस नदी के किनारे है, वो इस नदी के किनारे है। ठीक है, आगे बात समझ? ठीक ठाक। अन्य अंत प्रवाही नदियां देख लेते हैं। ये तो जैसे अपन ने जो ट्रिक में देखी वो हो गई, जैसा मेरू काकारू, ये तो पढ़ लिया अपन ने। अन्य के अंदर देखो, एक तो कुकुंद नदी है, इसके ऊपर एक जलप्रपात भी है। बताओ कौन सा जलप्रपात है? दीर्घ जलप्रपात है क्या? दर जलप्रपात, दीर्घ जलप्रपात। एक द्रव्यवती नदी, ये द्रव्यवती नाला भी कहा जाता है जयपुर का। रोहिली नदी और नीमड़ा नदी। ठीक है, रोहिली और नीमड़ा नदी, ये भी ध्यान रखना साथ साथ में अन्य अंत प्रवाही नदियों के अंदर। और गग्गर में एक लाइन और लिख लेना कि इसी प्राचीन काल के सरस्वती या द्रवती नदी का अवशेष माना जाता है। ठीक है ना, वो ध्यान रख लेना। विद्यालय विषय की बेटा वन लाइनर नहीं है, विद्यालय विषय की संपूर्ण डिटेल वाली पूरी गाइड दी है। और वन लाइनर वाला मैटर उसके अंदर ही, मतलब कि परीक्षा दृष्टि और इसके माध्यम से उसमें ही शामिल किया। तो वो डिटेल है, क्योंकि वो विद्यालय विषय सब्जेक्ट आप लोगों को और थोड़ा सा डिटेल में डीप पढ़ना होता है, तो उसके अंदर आप लोग पढ़ो बढ़िया तरीके से। ठीक है, विद्यालय विषय एसएसटी की तो मैंने आप लोगों को सैंपल पीडीएफ भी दी थी टेलीग्राम पे, और लेवल 1 वालों की भी बहुत बेहतरीन मेहनत करके दी है, अद्वितीय है, पढ़ो बढ़िया ढंग से। नेक्स्ट देखो, अब आ गए अपने प्रश्न। ठीक है, आंतरिक अप्पा कंप्लीट है। अब आते हैं अपन प्रश्नों पे। देखो प्रश्न कैसे बन रहे हैं। इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतर प्रवाही नदी है? ऐसे प्रश्न बनते हैं। अब बताओ, कांतली। अब अंतर प्रवाही नदी नहीं है ये बताना। कांतली है क्या? है। काकनी है, गग्गर है। और कौन सी नहीं है? सागी नहीं है। कौन सी नहीं है? सागी नहीं है। अब देखो, इसलिए ये ट्रिक काम आती है कि नहीं काम? गसा मेरू काकारू, अब उसमें जो है अपने साबी थी, वो कौन सी थी? साबी, सागी नहीं थी। तो ये चीजें काम आएगी। नेक्स्ट देखो, स्थानीय भाषा में मसूरदी नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ये देखो, ये ट्रिक काम आई कि नहीं आई? काम। तो आप बताओ, काकनी, गग्गर, कांतली या रूपारेल? अब यहाँ पे रूपारेल भी आई है, लेकिन रूपारेल में तो अपन ने क्या याद किया? रूल याद किया है, यानी कि रूपारेल तो क्या है? लसावरी है। रूपारेल तो क्या है? लसावरी या वराह नदी है। और अपने यहाँ पे आएगी आप लोगों के काकनी नदी, मसूरदी किसको कहते हैं? काकनी नदी को। इस तरीके से चीजें याद होती है। नेक्स्ट देखो, गग्गर नदी राजस्थान के कौन से जिलों में बहती है? तो गग्गर नदी कहां बहती है? गंगानगर और हनुमानगढ़। कहां है ऑप्शन? ये रहा।
गंगानगर और हनुमानगढ़, क्योंकि सूरतगढ़ तो पड़ता है आप लोगों के गंगानगर में और हनुमानगढ़ बटनेर जो है हनुमानगढ़ में पड़ता है, तो यह ध्यान रखना है गंगानगर और हनुमानगढ़। गग्गर नदी के अप्पा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? आ गया प्रश्न, नाली या पाट। और मैं तो कह रहा हूं कई प्रश्न तो आप लोगों को जो मैं क्लास के पीछे प्रश्न शामिल कर रहा हूं उसमें से ही देखने को मिल जाएंगे एग्जाम पेपर में, इसमें से 100% देखना आप लोगों को इसमें से प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, नाली या पाट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किस नदी के अफवाह क्षेत्र को तोरामाटी बेसिन कहते हैं? हो गया सरल, कांतली नदी। हो रहा है शोर, कांतली नदी के बेसिन को। नेक्स्ट देखो, सांबर झील में निम्न में से कौन सी नदी नहीं गिरती? ऐसे प्रश्न बनते हैं। रूपनगढ़ गिरती है, खंडेला गिरती है, मेंथा गिरती है। ट्रिक क्या थी? खारू मेथु खातू सा, और अपने यहाँ पे डाई नदी नहीं गिरती, क्योंकि डाई अपन ने वहां पे देखी नहीं पड़ी, तो डाई नदी इसमें नहीं गिरती। सिंपल है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन से जिलों में नदी नहीं है? तो ये सबसे पहली स्लाइड पे अपन ने देख लिया था, बीकानेर, चूरू और फलोदी के अंदर कोई नदी नहीं है। बीकानेर, चूरू और फलोदी के अंदर नहीं है। नेक्स्ट देखो, नदियों से संबंधित गलत तथ्यों को बताइए। सर्वाधिक नदियों वाला जिला चित्तौड़गढ़ है क्या? है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा है क्या? बिल्कुल है। न्यूनतम नदियों वाला संभाग बीकानेर है क्या? बताओ देखें। न्यूनतम नदियों वाला जिला सवाई माधोपुर है क्या? नहीं है। न्यूनतम नदियों वाला जिला सवाई माधोपुर हो ही नहीं सकता, क्योंकि बीकानेर, चूरू और फलोदी इन तीन में तो नदियां है ही नहीं। और यहाँ पे जो है न्यूनतम नदियों वाला संभाग बीकानेर, बिल्कुल है, क्योंकि बीकानेर और चूरू दो जिले इसके अंदर ही आ गए, तो ये भी सही है। तो उत्तर क्या है? ये उत्तर क्या है? ये वाला। ठीक है, ये। और इस तरीके से अपनी ये क्लास भी पूरी हुई। और देख लो, जितना पढ़ा है कंटेंट उसके आधार पे ही प्रश्न शामिल किए हैं लास्ट में। और न सिर्फ पहली क्लास से, बल्कि क्लास नंबर 13 है ये। देख लो, न तो आप लोगों के मतलब कंटेंट में कमी की गई, न पैटर्न में कमी की गई, बल्कि दिनों दिन आप लोगों के लिए और वर्क ही किया जा रहा है। तो डोंट कंपेयर दिस क्लासेस टू पेड कोर्स। ठीक है, कभी कंपेयर मत करना, क्योंकि जो चीजें निःशुल्क है वो सबसे कीमती है। जैसे हवा, पानी। ठीक है, पानी मतलब जो नदियों सागरों का पानी है। ठीक है, अपनी सांसें और जीजीडी की क्लासें। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इनकी आप लोग कदर करें और अपने सभी साथियों तक साझा करें, शेयर करें। ऐसे बैच बहुत कम देखने को मिलेंगे आप लोगों को YouTube पर पूरी तरीके से। तो आशा करता हूं कि अपने सभी साथियों तक इसे साझा जरूर करेंगे। यही प्रेम है आप लोगों का और यही बॉन्डिंग है अपनी, कि ये क्लासें निरंतर चल रही है इसी तरीके से। ठीक है, चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।